हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। पिछले वीडियो में हमने कोरोना वायरस को सार्स और मर्स से कंपेयर किया था। ये चाइना में ही क्यों हुआ, बैट के साथ इसका क्या कनेक्शन है, पैंडेमिक क्या है, ये एपिडेमिक से कैसे अलग है, ये सब देखा था। आज के वीडियो में हम इसके सिम्टम्स देखेंगे, ये कैसे स्प्रेड होता है देखेंगे, ये क्लोथ्स, शूज़, स्टेनलेस स्टील, कार्डबोर्ड, इनके थ्रू स्प्रेड हो सकता है या नहीं, ये भी देखेंगे। इसके अलावा अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अब आप अगर एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं तो इसका क्या असर होगा, ये देखेंगे। कोविड-19 के सिम्टम्स कॉमन कोल्ड या फ्लू की तरह ही हैं, जैसे कि गले में दर्द, सिर दर्द, छींक, खांसी, कुछ लोगों को पेट में दर्द या स्मेल या टेस्ट का चले जाना भी महसूस होता है। सीवियर केसेस में निमोनिया हो जाता है, जिसका मतलब लंग्स में पानी भर जाता है। कुछ लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने में तकलीफ भी होती है, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। ये लंग का इन्फेक्शन जो होता है, ऐसा ही इन्फेक्शन बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी हो जाता है कुछ कुछ लोगों में। और जब ये होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस वायरस से लड़ने में लग जाता है, जिस वजह से दूसरे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि दूसरे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं लोगों में। लेकिन ये तभी होगा जब या तो कोई किसी का ट्रैवल हिस्ट्री फॉरेन कंट्रीज़ का है, या उनके साथ किसी का क्लोज कांटेक्ट है, या आप बाहर गए हैं और घर में आके आपने हाथ पांव नहीं धोया है ठीक से, ये तभी होगा। घर में बैठे अपने आप ही किसी को ये नहीं होगा, सो डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सिम्टम्स आने में 2 से 14 डेज़ लगते हैं, इसीलिए इस वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड को 14 डेज़ माना गया है। इंक्यूबेशन पीरियड वो समय होता है जिस दौरान वायरस बॉडी के अंदर अपने नंबर को बढ़ाते हैं, लेकिन सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं। सिम्टम्स 14 डेज़ के बाद ही आते हैं। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है तो उसके खांसने या छींकने की वजह से उसके माउथ एंड नोज से जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, उन ड्रॉपलेट्स के साथ ये वायरस आसपास के चीज़ों के ऊपर, हवा में और इंसानों के बॉडी में जा सकते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप 6 फीट लोगों से दूर रहेंगे तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये वायरस बहुत भारी होते हैं, तो ये हवा में उन ड्रॉपलेट्स के साथ तैर नहीं सकते हैं, ये नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो 6 फीट तक ये हवा में तैरकर आपके बॉडी पे नहीं आ सकते हैं। अगर ये हवा में रहते भी हैं तो मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए रहते हैं और उसके बाद ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। अगर ये आसपास के सामानों पर रह जाते हैं तो वो कुछ समय के लिए हैं। इस वजह से अगर आप किसी सामान को छूते हैं तो घर आके आपको हाथ धो के ही खाना खाना है, या अपने मुंह या नाक को, आँखों को टच करना है। कार्डबोर्ड की बनी सामानों के ऊपर ये वायरस 1 दिन के लिए रह सकते हैं। प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील के ऊपर 2 से 3 दिनों के लिए रह सकते हैं। इसीलिए ही लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी जब आप बाहर जाएंगे तो बार बार अपने मुंह को, अपने नाक को या आँख को नहीं छूना है और बिना हाथ धोए नहीं खाना खाना। इस वायरस के कपड़ों के ऊपर गिरने के बाद इन्फेक्शन करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये वायरस एयर में फ्लोट ही नहीं कर पाता है। फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड, कपड़ों को बाहर रख देना ही सेफ होगा अगर आप बाहर से घर आए हैं तो। इसके अलावा शूज़ के सोल के थ्रू भी इसका ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि ये वायरस अगर ग्राउंड पे गिरा है तो आपके शूज़ के साथ ये आ सकता है, फिर भी उसके चांसेस कम हैं, इसलिए शूज़ को भी घर के बाहर रख देना ही बेटर होगा। इसके अलावा एक क्लोज रूम में एयर कंडीशन अगर चल रहा है तो उस एयर कंडीशन के जो करंट्स हैं वो जिस डायरेक्शन में होंगे उस डायरेक्शन में वायरस आसानी से फ्लोट कर पाएंगे। अगर समझ लीजिए कि एयर कंडीशन है एक जगह पर और उसके आगे ही एक इंसान है जिसे यह इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी बॉडी से ये वायरस पार्टिकल्स जो एयर कंडीशन का जो एयर है उसके साथ फ्लोट करके पूरे रूम में जा सकता है। तो उस डायरेक्शन में जितने लोग हैं उन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो क्लोज रूम में इसके इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर ये इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। एंटीबॉडीज़ सोल्जर्स की तरह काम करते हैं और वो वायरसेस को मारते हैं, जिस वजह से बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उनमें ये वायरस कम नुकसान पहुंचाता है और कम सिम्टम्स दिखाई देते हैं या सीवियर नहीं होते हैं सिम्टम्स। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि जिनकी एज ज़्यादा है या जिन्हें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई बीमारी पहले से है,
उनका इम्यून सिस्टम एक तो कमज़ोर होता है और दूसरा उनका इम्यून सिस्टम इस वायरस के साथ लड़ने में बिजी हो जाता है, जिस वजह से उन्हें दूसरे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनके डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से बहुत सारे टाइप के पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। कुछ हैं जिनमें के सिम्टम्स ही नहीं है, जिन्हें बोला जाता है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। कुछ हैं जिनमें के सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, बहुत कम है। कुछ है जिन्हें थोड़ा बहुत हेल्प करने से हो जाता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होने से थोड़े हेल्प से ठीक हो जाते हैं, और कुछ है जिन्हें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, आपके जीन्स कैसे हैं, ये सब पे डिपेंड करता है। वैसे एंटीबॉडीज़ 6 to 12 डेज के बाद बनते हैं इन्फेक्शन होने के बाद। ज़्यादा डेंजरस है एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप, क्योंकि एक तो इन्हें पता ही नहीं होता है कि इन्हें इन्फेक्शन है, कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा वायरसेस फैला पाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के स्टार्टिंग के डेज में वायरस मल्टीप्लाई ज़्यादा रेट में कर रहे होते हैं, तो उनका नंबर बॉडी में ज़्यादा होता है और उसी दौरान बिना किसी केयर के ये बाहर इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो हाई रिस्क पेशेंट्स से ओल्ड एज पेशेंट्स या जिन्हें पहले से कोई बीमारी हुई हो, 80% जो भी पेशेंट्स है वो बिना किसी हेल्प के ही ठीक हो जाते हैं और 6 में से कोई एक ही होता है जो सीरियसली बीमार होता है और उसे वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। 2 तरह से इस बीमारी का टेस्ट किया जा सकता है। पहला, वायरस के पार्टिकल्स या पूरे वायरस को चेक किया जा सकता है किसी की बॉडी में है या नहीं। इसके लिए माउथ या नोज से स्वैब लिए जाते हैं सैंपल्स के फॉर्म में और फिर उसे टेस्ट करते हैं कि उसमें वायरस या वायरस के पार्टिकल्स हैं या नहीं। इसके अलावा ब्लड में एंटीबॉडीज़ बने हैं या नहीं ये भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ होगा या है तो एंटीबॉडीज़ होंगे ब्लड में, जिससे पता चल जाएगा कि ये इन्फेक्शन है या नहीं है। ये भी एक जानने वाली बात है कि ये वायरस ब्लड, स्टूल या यूरिन में नहीं होते हैं, इसके चांसेस बहुत कम हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। क्योंकि ये वायरस नया है और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल ही रहा है, इसीलिए वैक्सीनेशन नहीं है या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी है वो सब सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करने के लिए है, मतलब हालत सुधारने के लिए है। ये हम होने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हो गया तो उस पेशेंट की जान बचाने की कोशिश या उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। इसके लिए बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को बनाए रखना वेंटिलेटर के थ्रू हो जाता है, या कोई और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए इसीलिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, या दूसरे वायरल इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है और ऐसे इंसान को दूसरे इंसानों के कांटेक्ट में आने से बचाया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी नाम की एक प्रोसेस अभी सक्सेसफुल हो रही है, जिससे इसके सिम्टम्स को थोड़ा कम किया जा सकता है या हाई रिस्क पेशेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिल रही है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि अगर ये वायरस हमारी बॉडी में आ गया तो हमारी बॉडी फिर इससे बचती कैसे है, अगर इसकी कोई मेडिसिन या वैक्सीन नहीं है तो। इसका आंसर है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जो सेल्स के अंदर ये वायरस घुस जाता है उन सेल्स को मार देता है, जिस वजह से ये वायरस हमारे उस सेल को हाईजैक करके उससे जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, खुद के नंबर को जो बढ़ा रहा है, ये प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि सारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को हमारी इम्यून सिस्टम मार देता है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को जानता है, पहचानता है, इसके खिलाफ ज़्यादा ज़ोर से एक्शन ले पाता है और धीरे धीरे करके सारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स मर जाते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। तो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस के लिए बिना मेडिसिन के ही बॉडी ठीक होती है। बस हम जो मेडिसिन देते हैं उससे उस वायरल इन्फेक्शन के द्वारा जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि बुखार हो रहा है या उल्टी हो रही है, तो जो पेन हो रहा है बॉडी को, वो ठीक होती है मेडिसिन से। ऐसे वायरल इन्फेक्शंस का एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स, डेंगू। चिकन पॉक्स में इंसान खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है वर्स केसेस में, यानी जिसकी बॉडी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसे या उसके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हो गए हैं, उस केस में हॉस्पिटल में जाके उन पेशेंट्स की हेल्प की जाती है। ऐसा ही कोविड-19 में भी हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे लोग खुद ही ठीक हो सकते हैं। बस हॉस्पिटलाइजेशन होने से जिन्हें ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है उन्हें बाहर से बस हेल्प किया जाता है, जिससे कि सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर ना हो और उस इंसान को इतना पेन ना हो और ये सिचुएशन ज़्यादा वर्स ना हो जाए। तो अभी के लिए सिर्फ हमें इस बीमारी के बारे में ठीक से जानना है और खुद को बचाना है। इसके साथ हम इस वीडियो के एंड पे आते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ये पेट्स के थ्रू कोरोना वायरस होता है या नहीं, री इन्फेक्शन क्या है, कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन फिर से क्यों हो रहा है, फिर वैक्सीन कैसे बनता है और कितना समय लगेगा इसका वैक्सीन बनने में और इसका फ्यूचर क्या है, ये सब देखेंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।